अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 69 स्टार्ट करते हैं। 25A आपका होमवर्क में था। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट्स इन एसेट्स दैट आर मेजर्ड एट FVTPL। ये लाइन की सिग्निफिकेंस अब भाई ने एक बात कह दी है तो इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे, ठीक है ना। अभी इस लाइन को इग्नोर करें, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो मिस मैच की बात कर रहे थे वो बाद में देखते हैं, ठीक है ना। ऑन यकम जनवरी 18, ये लाइन इररेलेवेंट है। वो कहता है या ऊपर वो कहता रहे, जो छोड़ो उसको। असल कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। क्या? ऑन यकम जनवरी 18 AL इशूड 9% डिबेंचर्स एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 टू फाइनेंस द इस एक मिनट, अगली बात भी फिलहाल पेंडिंग रखें, ये करनी है इसीलिए तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये सवाल भी शायद इसीलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो सवाल हो जाएगा उसके अलावा, ठीक है। अच्छा, इशू किया है जी इन्होंने। अब मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्लासीफाई दीज डिबेंचर्स टू बी मेजर्ड एट FVTPL। अगली बात फिर ग्रीन है, इसको छोड़ दें, ये आपके लिए रेलेवेंट बात नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट बात फिलहाल सिर्फ येलो है। ओके, आपने ग्रीन को नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। ये ग्रीन पढ़ाना है मैंने, फ़िलहाल सिर्फ ज़रा एक बार सवाल कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट अलग से ही पढ़ते हैं। ओके, तो येलो इज़ योर क्वेश्चन। येलो क्वेश्चन क्या है? ऑन यकम जनवरी 18 AL इशूड 9% डिवेंचर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100,000। तो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है उसने इशू किए हैं फेस वैल्यू पर ही, यानी कि परचेज प्राइस, इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम है। फेस वैल्यू क्या है जी? 100 और इशू प्राइस भी क्या है? 100। आगे येलो ख़त्म हो गया, आगे येलो फिर शुरू हुआ। द मैनेजमेंट डिसाइड टू क्लासीफाई दीज डिबेंचर्स टू बी मेजर्ड एट FVTPL, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें क्या बनाएंगे? लेजर। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कूपन रेट को फेस वैल्यू पे अप्लाई करके, ठीक है। ओके, फी पेड टू ब्रोकरे अमाउंटेड टू 2000। द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर, अब उसने फेयर वैल्यू बता दी, ठीक है। एक मिनट के लिए ज़रा छुपा के स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। और उसके बाद अगले साल फेयर वैल्यू फिर चेंज हो रही है और उसमें फिर उसने वजह बताई हुई होगी, कितना हमारा कसूर है, कितना दूसरों का, ठीक है। अच्छा, अब FVTPL है तो भाई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन शुरू करेंगे पहले। अच्छा, और उस लेजर के अंदर उसको परचेज प्राइस लेस इशू कॉस्ट लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वही इशू प्राइस, ठीक है। तो लेजर बना लेते हैं, एंट्रीज कर लेते हैं, सामान तैयार है। चूंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी एट FVTPL है तो इसलिए हमने इसको लेजर के जरिए FVTPL लेजर के थ्रू इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब किस दिन इशू किया इन्होंने डिबेंचर्स को? यकम जनवरी 18 पे। सिर्फ येलो सवाल चल रहा है। यकम जनवरी 18 कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, जली हरूफ के साथ लिखें। इशू कॉस्ट, इशू प्राइस जली हरूफ के साथ, जले हुए हरूफ के साथ इशू प्राइस। क्यों लिखा ये? क्योंकि FVTPL ना होता, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता, तो इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर स्टार्टिंग होती है हमारी, यानी कि इनिशियल रिकग्निशन हमारी इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती, ठीक है। अभी हमारी इनिशियल रिकग्निशन FVTPL है तो इशू प्राइस पे है, इशू प्राइस पे है। यकम जनवरी 18 पर कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट
कितने से? 100 पर ही इन्होंने इशू किया, ठीक है, 100 ये एंट्री की, ठीक है, तो ये 100 से एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब साथ ही इसी दिन, ये सेम डेट है ना, 1 जनवरी 18, एक्सपेंस डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट कर दें बेशक, कैश क्रेडिट, क्या चीज़ है ये? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या है ये? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक्सपेंस बनाया, कितनी है जी? 2000 रुपये, 1000 में चल रहे हैं, 2 रुपये, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला काम अब क्या करना है? अब ये रेंट पे इसको लेके जाना है, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसको कहाँ लेके जाना है? फेयर वैल्यू पर, ठीक है। अब ये रेंट पे आए तो फेयर वैल्यू कितनी नज़र आ रही है? 108। तो 31 दिसंबर 2018 पर वो देखते हैं ठीक है, कितना आ रहा है? 108। तो पहले ये लिखते हुए मत देखा करें कि लॉस है, गेन है। और अगली बात, सारी ज़िंदगी में आपने देखी हुई है कि हमेशा लेजर की ये साइड जो होती है, लेजर की ये साइड जो होती है, लॉसेस के लिए होती है। डिस्पोजल का अकाउंट याद है? डिस्पोजल का अकाउंट बनता था, उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड पे आता तो हम क्या कहते थे? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है? लॉस, ठीक है। तो लॉसेस के लिए हमेशा डेटर का लेजर होता था, हम कहते थे जी डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, बैड डेट एक एक्सपेंस है, हमेशा इस तरफ आते थे, ठीक है। ये लॉसेस के लिए साइड है। क्रेडिटर्स का लेजर याद है? क्रेडिटर्स का, उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती थी, इधर आती थी, याद है? तो इसका मतलब गेन्स के लिए, इनकम्स के लिए लेजर की डेबिट साइड हमेशा याद रखिएगा होती है, ठीक है। तभी तो डेफर्ड टैक्स के अंदर भी जब डेफर्ड टैक्स चार्ज होता था तो वो उस डेफर्ड टैक्स के लेजर में क्रेडिट साइड में नज़र आता था, एक्सपेंस, और जब रिवर्स होता था तो डेबिट साइड पे। रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस मींस गेन, ठीक है। तो लेजर की क्रेडिट साइड हमेशा लॉसेस के लिए होगी और डेबिट साइड हमेशा गेन्स के लिए, ठीक है, सही है। चले, अच्छा, अब वैसे तो मुझे नज़र आ रहा था 8 रुपये का गेन, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने लगे तो याद आया कि कल ही तो हमने पढ़ा है कि अगर सवाल के अंदर वो ये बता दे कि अच्छा ये लॉस है, देखें थोड़ा सा ना दिमाग को समझाना पड़ता है। असल में ना पाकिस्तान के अंदर शेयर्स तो ट्रेड होते हैं, नज़र भी आते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी जिस तरह से ट्रेड होती नज़र नहीं आती, इतनी अच्छी मार्केट नहीं डेवलप हुई, तो आपको ज़रा समझ नहीं आ रही होती। अब शेयर्स भी तो ऐसे ही थे, शेयर्स के बारे में तो आपने ऐसी बात नहीं की थी। शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपये। कंपनी को आपने 10 रुपये दे के शेयर जो है वो ले लिए। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जा रही है तो फेयर वैल्यू बढ़ती नहीं जा रही उनकी, अब फेस वैल्यू तो वही है। कंपनी जब ख़त्म होगी तो 10 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन बाज़ार में वही शेयर क्यों बिक रहा है 20 का, 25 का, 50 का? कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनको आपको लग रहा है पता कि यार ये तो फ़ायदा ही देगी फ्यूचर में और ज़्यादा सिक्योर होता जा रहा है काम, तो फेयर वैल्यू तो वहाँ भी बढ़ती थी एसेट के केस में, शेयर्स के केस में। वहाँ आप कोई बात नहीं करते थे, यहाँ पे आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। और आपने 10 का शेयर खरीदा, वो मार्केट में 8 रुपये 7 रुपये पे चल रहा है, अब फेस वैल्यू तो उसकी भी 10 थी। अब क्या हुआ, कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि वो कोई उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, आपके पैसे भी फंसे हुए हैं, तो आज बंद भी हो जाए तो आपको कम मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ये इसी तरह से ही होता है, ठीक है ना। तो ज़रा चूँकि डेवलप्ड नहीं है ये मार्केट, डेट्स वाली, डेट सिक्योरिटीज़ वाली, डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाली, तो ज़रा दिमाग को समझ नहीं आती। स्टॉक एक्सचेंज तो बचपन से जब होश संभालना शुरू करते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज वो खबरों में 9 बजे वाली खबरों में KSE इंडेक्स हैं जी, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाता है। खैर चलें, ये एक अलग ही दुनिया है स्टॉक मार्केट की। तो 100 से 108 पे आपकी लाइबिलिटी थी, बढ़ गई, बस अब अपनी अकाउंटिंग करो, गुजारा करो फिलहाल, ठीक है ना। लाइबिलिटी थी वो बढ़ गई, ज़िंदगी पड़ी है, चीज़ें बहुत समझ आएंगी इंशाल्लाह। फिलहाल पेपर पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर फेल हो जाए और चीज़ें समझ लो, फ़ायदा क्या। चीज़ें भी समझो, कोशिश करते हैं सारी समझें, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इस वक्त क्या है, पेपर पास हो जाए ना तो ज़िंदगी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हमने शायद समझी ही नहीं थी उस वक्त पास करते हुए, आपको पढ़ाने के लिए सारी समझनी पड़ती हैं। तो वक्त आने पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, पर पेपर पे फोकस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी, सादा अल्फाज में बात करें तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी है। लायबिलिटी का बढ़ना गम लेके आता है, क्या लेके आता है? गम लेके आता है। अब अगर ये गम में आपके अपने अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या मतलब, ये बड़ी अहम बात है। अगर गम में आपकी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या मतलब, आपने परफॉर्म अच्छा किया, तभी तो आपने 100 रुपये का लोन लिया था और लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये तो अब 108 वापस करेगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस ही हुई ना।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल क्या हुआ था, छोड़ो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कल ये हुआ था, ये 80 पे चला गया, हमने क्या कहा था, ओहो फेयर वैल्यू लायबिलिटी कम हो गई, ओहो नहीं कहा था, ओहो नहीं कहा था, दिल ही दिल में वो कहाँ गए, ये दिल ही दिल में खुश हुआ था, चलो चंगा है जान छुट्टी, 100 ले ऐसी 20 देने पड़ेंगे वापस, ठीक है, ओ सॉरी 80 देने पड़ेंगे वापस। तो क्या है असल में, क्रेडिट रेटिंग डाउन गई है इसकी, लोगों का एतमाद इसके ऊपर से कम हुआ है, लोगों को लग रहा है कि इसका डेट वापस कम आएगा, लेकिन हम क्या कह रहे थे, ये खुशी की बात है। क्यों, हमने सादा अल्फाज में इसको कन्वर्ट कर लिया था कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, तो लायबिलिटी कम होना खुशी, ठीक है। और आज वाले सवाल में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, अब 108 अच्छा 108 लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो ये खुशी की बात है गम की बात। अब जैसे वहाँ खुशी की बात में क्या था, आपकी गंदी परफॉर्मेंस, आपके एतमाद की कमी, आपकी साख की खराबी, खुशी के साथ असल में जुड़ी हुई क्या चीज़ थी, आपकी साख की, रैपो की खराबी, गुडविल की खराबी, लोगों के एतमाद की कमी। तो यहाँ गम के साथ ये सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं, गम के साथ आपके ऊपर एतमाद, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, गम ही, इसको गम ही पड़ा है, लेकिन लोगों का एतमाद इस पर बढ़ा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो ये इस तरह से चलता है, ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसलिए मैंने कहा ज़िंदगी आसान रखो, कॉन्सेप्ट तो ज़िंदगी में सारी समझ आते रहेंगे, ये ना हो इसके पीछे चल के ये चीज़ आने वाली, तकरीबन छोटी सी चीज़ अगर कभी आ भी जाए तो उस वक्त पर्चे के अंदर सवाल हल सही हो जाए, ये बात ही भूल जाओ और दूसरी बातें सोचते रहो। तो सादा अल्फाज के अंदर ये बात छोड़ो, बस सादा अल्फाज के अंदर लायबिलिटी 100 से 80 पे 100 से 108 पे आई, लायबिलिटी बढ़ी, तो ये क्या है, गम है, इसी तरफ आएगा, देख लो इसी तरफ ही आ रहा है। बस अब ये देख लो कि हमारे हिसाब से क्या हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन गई है, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन गई है तो ये गेन होगा ओसीआई वाला हमारी अपनी वजह से, और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग अप हुई है तो ये लॉस ही होगा ओसीआई वाला। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें तो आसानी से समझ आएगा। दूसरी चीज़ हम अपनी एग्जांपल बना के भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये असल में पक्का करना ज़रूरी है। भाई कह रहे थे कंसल्टेंट शुरू करें सर, कर दें, शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन मसला ये कि अगर इसको ऐसे छोड़ देते तो बस ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाना था फिर, ठीक है। मौके दी गल मौके दी, फल मौसम दा है जी। देयर वॉज नो चेंज इन केड़ा रंग जी, देयर वॉज, लेकिन ज़रा डिफरेंट कलर करें, देयर वॉज नो चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क ऑफ, चलो जी ओसीआई तो ज़ीरो है, ओसीआई तो क्या है, ज़ीरो है। अगले साल में है ओसीआई, फिर वहाँ पे समझाऊंगा कि उसने अंग्रेजी किस तरह से लिखी हुई है। क्या कह रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क, मतलब ओसीआई कोई नहीं, तो सारे का सारा कहाँ फेंक दो, पीएनएल में। क्योंकि स्टेप 1 क्या सिखाया था, पहले आपने ओन क्रेडिट रिस्क वाला आपने ओसीआई में फेंकना है, बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। लेकिन एक बात दिमाग के अंदर बिठा लिया आपने थोड़ी सी, क्या, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगी तो गेन है, लोगों का एतमाद खो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो गेन है ना। तो क्रेडिट रेटिंग हमारी लिख लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज लिख ही लो, थोड़ा सा ऐसे रजिस्टर में ना कहीं पे लिख लो, ऐसे ही लिख लो कहीं पे ना, अच्छा होता है। लिखो, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन जाएगी तो ओसीआई वाली खुशी है। क्यों, तो एक मिनट सुन तो लो, क्रेडिट रेटिंग डाउन जाए तो ओसीआई वाली खुशी क्यों है। क्रेडिट रेटिंग डाउन हो रही है मतलब लोगों को लग रहा है 100 इनको हमने उधार दिया था, इनसे 100 वापस नहीं आना, तो लोगों का एतमाद, क्रेडिट रेटिंग डाउन, लोगों का एतमाद डाउन जा रहा है, आपके अंदर हैं बीच ही बीच में दिल में बदनीयत आदमी हंस रहा है, खुश हो रहा है कि चलो अच्छा है, बदनीति कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हमने, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन जाएगी, डिटीरियोरेट होगी, कम होगी, तो ओसीआई वाली खुशी है। बस पर्चा पास करने के लिए रूल लिखवा रहा हूं, ओके। अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन जाएगी, डिटीरियोरेट होगी, कम होगी, तो ये ओसीआई वाली खुशी है। नहीं, दूसरा भी लिखो, वाइस वर्सा, दूसरा लिखो। और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाए, हमारी क्रेडिट रेटिंग, दोबारा लिखने से ज़रा अच्छा पक्का याद हो जाएगा ना, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव कर जाए, बेहतर हो जाए, तो ये ओसीआई वाला गम है, यानी लॉस,
ये उसे वाला गम है यानी लॉस। क्यों जी, क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर रही है। तो अब जो पहले लोग सोच रहे थे कि 80 रुपये मिलेंगे, अब उनकी सोच बदल गई, वो समझ रहे हैं कि अब 90 दे सकेंगे ये। तो हमारी क्रेडिट रेटिंग में जो इंप्रूवमेंट आई है, इससे दिल में गम भी महसूस हो रहा है, यार चंगा वाला हो, कह रहे सन 80 थे, बस ठीक है, कुल्लू वल्ला पढ़ लेंगे बाकी 20 पे, अब 10 वो सोच रहे हैं और भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, फेयर वैल्यू। ओके, बहरहाल इसको इसी तरह से लें, जब कोई भी चीज़ ट्रेड शुरू हो जाए ना होना, एक बात याद रखना, ये बात शायद आपको एक दो बच्चों को कल बड़ा मसला आ रहा था। ठीक है, एक इधर पार्टी से, एक दो इधरों से। ठीक है, जब कोई चीज़ ट्रेड होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है। ट्रेडिंग शुरू हो गई ना, अब शेयर्स खरीदे थे फेस वैल्यू पे 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये खरीद के ले आए, अब वो ट्रेडिंग शुरू हो गई स्टॉक मार्केट पे, अब वो 10 रुपये कहाँ गए? वो माजी का किस्सा बन गया। अब फेयर वैल्यू चलती है, फेयर वैल्यू 25 का 20 का 50 का, ब्लू चिप्स पता नहीं 15 100 के शेयर्स, फेस वैल्यू तो उनकी भी 10 रुपये ही है। ठीक है, तो फिर वो कहाँ, वो फेस वैल्यू कॉस्ट जो थी वो पता नहीं कहाँ गई। तो जब कोई चीज़ ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर उसकी कॉस्ट साइड पे कर दो। 100 का लोन दिया तो सर कॉस्ट है ये, अमोर्टाइज छोड़ो भाई, ट्रेडिंग शुरू हो गई बस। जब किसी चीज़ ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो फिर उसकी फेयर वैल्यू रेलेवेंट है, फिर सुकून से बस वैसे ही सोचो कि अगर एसेट है फेयर वैल्यू बढ़ गई तो गेन, फेयर वैल्यू कम हो गई तो लॉस। अगर लाइबिलिटी है फेयर वैल्यू बढ़ गई तो लॉस, फेयर वैल्यू कम हो गई तो गेन, बस पर्चा पास। इतनी सी बात से हो जाता है। ठीक है, चले। अच्छा, ओहो, देयर वाज नो चेंज इन आर, चलो जब मैंने 2 असूल लिखवाए हैं दोनों ही लगे, हमारी क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसीलिए ओसीआई में कुछ भी नहीं है। तो फिर सारे का सारा कहां चला गया? पीएनएल में। क्यों नाम लिखें इसका? हम तो यूं लिखेंगे, हम एंट्री यूं लिखेंगे, 31 दिसंबर 18 पर हम एंट्री करेंगे पीएनएल डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, बस। पीएनएल क्या डेबिट, बस ठीक है, क्या डेबिट, एंट्री मांगी कर दिया पीएनएल को डेबिट। ठीक है, और बस, और तो कुछ नहीं होगा, और तो कुछ नहीं होगा। क्या? अच्छा हाँ, वो नहीं भूलना, ये इंटरेस्ट ना, ये इंटरेस्ट मुआ भूलता ही तब है जब हम एफईटीपीएल में आए होते हैं, क्योंकि एफईटीपीएल में हमारी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर थी, एफईटीपीएल तो लेजर बना था, और हमारी लाइबिलिटी है तब भी हमने लेजर बनाया। अब लेजर बनाते हैं तो उसमें वो इनकम वाला एलिमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना होता है, फेयर वैल्यू मतलब इशू कॉस्ट पे या उधर परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं फेयर वैल्यू पे गेन लॉस, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये भूल जाता है। तो ये भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे लोन, यानी आपने लोन लिया हुआ है चाहे दिया हुआ है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट है तो अमोर्टाइजेशन की वर्किंग से इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट आ जाता है, वो तो मसला नहीं, एंट्री उसी की होती है, और ठीक है ना। लेकिन अगर एफईटीपीएल है, चाहे आपने लोन लिया है चाहे लोन दिया हुआ है, एफईटीपीएल है तो इंटरेस्ट भूलना मत, इंटरेस्ट को भूलना नहीं है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना है, तो एक्सपेंस डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट करोगे, कूपन रेट फेस वैल्यू पे लगा के। और अगर आपने लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे, कैश या रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कूपन रेट फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो नहीं भूलने वाली बात क्या है, लाइबिलिटी है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और कैश कर दें, आपकी मर्जी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को नहीं छेड़ देते, कैश ही कर दें। पेएबल क्या करना जी है, फिगर गिवन है। हाँ, ये देखो एक इंपॉर्टेंट बात, एएल इशूड 9% डिबेंचर्स। ये 9% डिबेंचर्स का मतलब क्या है? टोटल डिबेंचर्स इनके पास थे, वैसे जरा मुझे कैलकुलेशन तो करके बताओ जरा, डिवाइड बाय 9 × 100 करो जरा, क्या आंसर आता है? इसका आंसर क्या आता है? ऐसी तरह मैं वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे इररेलेवेंट है, बस मुझे कुछ चाहिए कैलकुलेशन 1 इसका मतलब ये है, कोई बच्चा यूँ कहेगा, इसका मतलब यह है कि जी इनके पास 1111 डिबेंचर पड़े हैं, इन्होंने उसका 9% इशू कर दिया है। क्या ये मतलब है? जिसका ये मतलब होता है, ये कह रहे हैं ऑन यकम जनवरी 18 एएल इशूड 9% डिबेंचर्स, यानी उनके पास जो है 1111 डिबेंचर्स पड़े थे, उनमें से इन्होंने 9%, पता नहीं कितने, ये तो 9% हो गया ना, इसको ले लिया 100, हाँ ठीक है। तो ये आपने इसमें से शायद 0.1 कोई या 1 कोई कर दिया इशू, ऐसा नहीं है, ये कोई फजूल सी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये बात लिखी होती है तो इसका मतलब होता है ये वो डिबेंचर हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट 9% है,
ऐसी कोई फजूल बात नहीं सोचनी जो मैंने आपको ज़बरदस्ती सोचवाने की भी कोशिश की, क्योंकि आप सोचने लग जाते हैं बाद में जाके। तो पर्चों के अंदर ऐसे लिखा होता है 9% डिबेंचर्स, 10% लोन नोट्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब क्या होता है, इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ओके, कूपन रेट इस तरह से लिखा होता है कि इनका नाम ही यही है। 9% वाले डिबेंचर जिनके फेस के ऊपर 9% लिखा होगा, 12% वाले बॉन्ड्स, 15% वाले TFCs, मतलब ये इस तरह से लिखा होता है। 9% वाले डिवेंचर्स, ये क्या है, कूपन रेट है जो इसके फेस के ऊपर लिखा होता है। इसका नाम है, इसके नाम का हिस्सा होता है ये, ठीक है ना। अच्छा चले, तो 9% और फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100, तो 100 का 9% साल के पहले दिन ही आ गया था, साल के पहले दिन ही आ गया था ना ये लोन। लोन पहले दिन ही आ गया था ना, हाँ, तो इसीलिए सारे साल का इंटरेस्ट ले रहा हूँ। सही मैनू परेशान करके रखो, पता नहीं तुसी की। क्लोजिंग ओपनिंग बनाए, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 102, 108 से 102 पे आ गया। अच्छा, अभी अगली बात छुपी हुई है, खुशियां नहीं भाई, ये तुम इससे पूछो जिसने पे करने हैं। खुशियां तुम्हारी हैं क्योंकि तुमने इसको लोन दिया हुआ है, तुम ये हो, इन्वेस्टमेंट इन, तुम्हारा ये एसेट है, तुम ये हो जिसकी अब 100, ओह सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, तो गम है। अच्छा ना, इसको भी ओपन कर लिया। ये क्या है, ये 2 पे आ रहा है, इसको गम है, और भाईजन को क्या हो रहा है, अच्छा कम हुआ है, सॉरी मैं समझ रहा बढ़ रहा है जी, सॉरी मैं समझ बढ़ रहा है, दूसरा साल था ना। अब बोलो भाई, लायबिलिटी क्या हो गई, कम, लायबिलिटी क्या हो गई, कम। महमूद यू आर राइट, सॉरी, लेकिन अच्छा ज़रा दूसरा रुख भी देख लिया जी। अगर कभी इस पर फंस जाएं तो साथ ही दूसरे के एंड से सोच लेना भाई, फ़ौरन पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं गया और मुझे पता लग गया, ओहो क्या कह रहा हूँ मैं जी। तो लायबिलिटी क्या हो गई, कम। लायबिलिटी की कमी खुशी है, लेकिन दरअसल ये शायद क्रेडिट रेटिंग की, ठीक है। तुम इस आर्जी खुशी को मना तो रहे हो, लेकिन तुम ये देख लो तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है, और तुम ये चाहे कहते रहो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम बहरहाल कोई अच्छा नहीं होता बदनाम होना, ठीक है ना। अच्छा नाम होना चाहिए, बुरा नाम क्यों हो। तो लायबिलिटी कम, तो ये क्या है, खुशी। ये दरअसल है क्रेडिट रेटिंग की डिटीरियोरेशन, लेकिन है क्या, खुशी। अब वो कहता है एंड AL हैज एस्टिमेटेड, अच्छा अभी ना पढ़ो, एक मिनट, क्या है खुशी। अब इस खुशी में, यानी इस क्रेडिट रेटिंग की डिटीरियोरेशन में अगर को हमारा हिस्सा होगा तो वो भी डिटीरियोरेशन ही होगी ना, यानी हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरी ही होगी, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है दोनों का हिस्सा, ऐसे भी हमने देखा था कल एक सवाल कि एक का गेन दूसरे का लॉस बन गया था, तो ये भी हो सकता है। पर वो सुकून से सवाल पढ़ो, सवाल में देखो आपकी क्रेडिट रेटिंग के साथ क्या हुआ है। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हुई है तो ये खुशी है OCI वाली, और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है तो ये गम है OCI वाला। बस ये उसूल याद रखो, जितने मर्जी सिनेरियोज बनते रहेंगे फिर मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह, ठीक है। AL हैज एस्टिमेटेड दैट इट इंक्लूड्स 4,000 ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क। आगे वो उसने लिख दिया, आज ये बड़ा अहम जुमला था, यहाँ पे सीखना था। क्या है जी, वो कहता है जी 108 से 102 पे आया, यानी 6 रुपये का डिटीरियोरेट हुआ है ना मामला, यानी 6 रुपये की खुशी है, 6 रुपये की खुशी है। वो कहता है AL का अंदाज़ा है कि इसमें ये 102 तक आया है, इसमें 4,000 जो है वो ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, कमी या ज्यादती नहीं लिखी, बल्कि क्या बोल गया, चेंज। तो अब इसको क्लियर करना पड़ेगा, चेंज कौन सा वाला है। अगर चेंज हुआ डिटीरियोरेशन वाला तो क्रेडिट रेटिंग कम हो रही है, खुशियां हैं, और अगर चेंज है इम्प्रूवमेंट वाला तो फिर ये गम है, OCI वाला गम, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं आगे, बात समझ आई है, ये बात समझ आई है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है चेंज, एक और सवाल ऐसा बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज। तो चेंज के आगे बताओ भाई, चेंज किस तरफ है, इंप्रूव हुआ है क्रेडिट रेटिंग वाला, ये चेंज आया क्रेडिट, अपनी क्रेडिट रेटिंग वजह से, ये इंप्रूवमेंट है या डिप्रूवमेंट है, ठीक है, डिटीरियोरेशन। अगर इंप्रूवमेंट है तो फिर गम की बात है भाई, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हुई है, डिप्रूव हुई है, तो फिर खुशी है। अब वो कहता है चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क
क्या है, AL's क्रेडिट रेटिंग वॉज ड्रॉप्ड, क्रेडिट रेटिंग ड्रॉप हुई है। अभी दिल ही दिल में क्या हो रहा है, खुशी मना रहा है। कौन सी वाली, OCI। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, अब खुशियों के लिए कौन सी साइड है बाय द वे, खुशियों के लिए ये साइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आके लिखा OCI, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI, ठीक है। लिखना है गेन, लिख लो, चलो बस भी कर दो 4, कोई 4 के लिखने की जगह भी छोड़ दो, लिखवाई जा रहे हो। बाकी बैलेंसिंग PNL में जाने, वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। हमने सिर्फ ये सवाल में गिवन होता है, ये उठा के लिखना होता है, ठीक है जी। 2 है, ये 2 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग है बस, प्रॉफिट एंड लॉस है जो भी है, वैसे लॉस है, ओ सॉरी गेन है। नेक्स्ट ईयर आया, कोई एंट्री नहीं। ये कैसे सिखाई थी, कैसे, पहले OCI और PNL को पोस्ट करो, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर रहे हैं वो एंड पे लिखेंगे, ठीक है। OCI क्रेडिट, कितना, 4। PNL भी गेन है, ये बस PNL है 2। और दूसरा, ऐसे जितनी चीज़ें ज़्यादा लिखते जाओ फिर परेशान ही होता है बंदा बाद में। फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंस है, कितना, 6। और अगली चीज़, क्योंकि उसके ऊपर कूपन रेट लगा हुआ है 9%, तो हर साल उसके 9% का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये बाइंडिंग होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है। एक सवाल बनाते हैं अब, ये जो है असल में यहाँ पे मसला आया है, देख रहे हो ये वाला, इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। इसका ऑपोजिट कैसे बन सकता है सवाल, पहले ना हम एक लोन बना लेते हैं, बस वैसे ही सारा डाटा ना सवाल का यहाँ पे, सवाल यहाँ पे बनाते हैं। लोन, ये पक्का होगा तो मिसमैच वाली बात तो छोटी सी है भाई, बस बात कहीं और निकल गई है, लेकिन ये पक्का होना ज़्यादा ज़रूरी था जी। लोन है, हमने इसको FVTPL पे रखा हुआ है, FVTPL लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो लेट से ये ब्रॉड डाउन आ रहा है 300 रुपया, और कैरिड ऑन आ गया 350, क्योंकि अभी इस केस में कम किया ना, इसको ज़रा ज़्यादा करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 350 पर चला गया, 50 का लायबिलिटी में इजाफा है, गम है, ये 50 का गम है। पता नहीं इसमें से कितना गम या खुशी हमारी वजह से है, खुशी भी हो सकती है, गम भी। अगर हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज़ हुई है तो ये हमारा गम होगा OCI वाला, और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है तो ये हमारी खुशी होगी। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कहाँ पे है अभी बताता हूँ, उलट बोला है मैंने, कोई नहीं, सीधा कर लो फिर, नींद पूरी नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। We estimated that ₹28 change in fair value वगैरह is due to our own credit rating ड्रॉप या डिटीरियोरेशन था, यहाँ पे इम्प्रूव लिख लो। अब इम्प्रूवमेंट है क्रेडिट रेटिंग में, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, पहली बात क्या है, आपका नाम बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, जिस वजह से लायबिलिटी ज़्यादा हुई है। तो नाम आपका अच्छा हो गया है, जो नाम है एतमाद का हो गया है, तो फिर लोन ज़्यादा वापस करोगे। अब आप लोन, जिम्मेदारी पड़ेगी ना, अब लोन ज़्यादा वापस करना है। HBL जो नाम है एतमाद का, ये किसका है वैसे, डॉलेंस, वो तो डॉलेंस लिया तो बात बनी होती। अच्छा वो तो रिलायबल है, हाँ ओके जी।
तो भाई लोन ज़्यादा वापस करना है तो भाई के ऊपर क्या सवार हुआ है? गम। इस गम में देखो मैंने एक रूल लिखवा दिया, बस सादा बात, जितने मर्जी सिनेरियोज बनाओ अल्टीमेटली वो 2 लाइनें काम दे जाएंगी। क्या? अगर आपकी देखें मसला क्या है, हमारी क्रेडिट रेटिंग का उसे ओसीआई में डालना है, दूसरा तो बैलेंसिंग है, जिस तरह मर्जी जाए। तो हमने उसूल क्या बना लिया, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग में इम्प्रूवमेंट है तो ये ओसीआई वाला गम है, क्योंकि लोन अब ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग में डिटीरियोरेशन है, कमी है, तो ये ओसीआई वाली खुशी है, क्योंकि अब लोन कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए और हमने आके कहा हमारी वजह से जितना गम है वो है 28। अब गम किस तरफ आते हैं? लॉसेस के लिए ये साइड है। ठीक है, तो 28 का ये ओसीआई में जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस की 22। तो स्टेप 1 हमेशा हम अपने वाली क्रेडिट रेटिंग को लिखकर स्टेप 2 में बैलेंसिंग निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है जी, तो क्या ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि हम इसकी बैलेंस शीट भी बना दें? कर ही लें तो क्या है, ज़रा बेहतर ही हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, साल है 2018 और 19। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 रुपये की, और इंटरेस्ट एक्सपेंस 9 रुपये का। ठीक है, उसके बाद ओसीआई में क्या जा रहा है? पहले साल कुछ नहीं जा रहा, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही डेबिट हो रहा है, क्योंकि अपनी क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंज नहीं आया था, तो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो यहाँ पे हम यूँ लिख लेते हैं फेयर वैल्यू गेन या लॉस, ऐसे लिख लेंगे ना, फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा बचत हो जाती है, बाद में भी को आ जाए तो। ठीक है, तो कितना है जी, गेन है या लॉस है? लॉस 8 का, सॉरी बेटा, मार्केट में इम्प्रूवमेंट होगी ना, हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ गई है, अपने हिसाब से याद रखो तो बेहतर है। वैसे तो मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट हो गई है ना, अब हालात मार्केट की बेहतर हो गए हैं, तो जो लोन जिन जिन ने दिए हुए थे उन सब के बारे में यही सोच बढ़ गई है अब कि ये ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन मैंने जैसे सिखाया ना, अब जितना बढ़ाते जाओ फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ अपने हिसाब को सोचो। दूसरा बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, वो मार्केट की बेहतरी ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन कितनी बातें सोचें, एक सोचें बाकी चलाएँ। ठीक है, बैलेंसिंग ओके है वही बात जी। ओसीआई में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, इसमें आपके लायबिलिटी है, नॉन करंट, करंट तो लिखना नहीं है, तो मैं यहाँ पर बस लायबिलिटीज़ की हेडिंग दे लेता हूँ। लायबिलिटीज़ में फाइनेंशियल लायबिलिटी लिख लें, चाहे लोन का नाम नहीं था, डिवेंचर्स थे शायद। ठीक है, कितना 108 पे आ गया। और उसके बाद इक्विटी होता है, चलो अब इक्विटी नीचे आ गया, वैसे इक्विटी ऊपर होना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगले साल आ गए जी, फेयर वैल्यू पे आया पड़ा है। अगला साल आया, अगले साल में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट 9 रुपये है, और अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 रुपये का लॉस जा रहा है। लॉस है गेन है? गेन है, ओके लो। नेक्स्ट ओसीआई के अंदर क्या जा रहा है? चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व 4, हाँ 19 पैसे, सॉरी। ठीक है, ये भी गेन है, ये भी पॉजिटिव है, डन हो गया। अब शेयर में चेंज इक्विटी के अंदर क्या आएगा? जहाँ पे शेयर कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, किस ज़माने में रियल सरप्लस आता था, आजकल वहाँ फेयर वैल्यू रिजर्व के बिट डेरे लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये अभी क्लोजिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जितना था वही पड़ा हुआ है 4 रुपये। ठीक है, पहले ये था नहीं। अच्छा जी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पे चली गई? 102 पे। चलें जी, अब ये वाली बात से ही
अकाउंटिंग मिसमैच वाली बात समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। किस सफ़े पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग मिसमैच? बल्कि सवाल को तो पढ़ते जाएं, फिर वहाँ पे जाके मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको, उर्दू में लिख लेंगे, आगे निकल गया ना काम। सवाल फाइनेंशियल लायबिलिटी का था, यानी अदील ने जो डिबेंचर्स इशू किए, ऐसे ही है ना। अच्छा, बीच में इसने ये ग्रीन कलर की थोड़ी सी कहानी क्या कही हुई है, ज़रा इसको भी सुनते हैं। अब ये पढ़ें ज़रा, कहता है अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट्स इन एसेट्स दैट आर मयर्ड एट FVTPL। कहता है वो रेगुलरली, लेट्स से डिबेंचर्स खरीदने का आदी है, डिबेंचर्स खरीदता रहता है रेगुलरली, ठीक है। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट्स इन एसेट्स, वो पहली बात वो बात की है, ठीक है ना। वो रेगुलरली इन्वेस्ट करता रहता है, यानी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करता रहता है, ठीक है। और उनको रखता किस पे है? दैट आर मयर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। हालांकि ये सवाल का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब आगे यूज़ करना है। तो अदील क्या करता है, जनरली उसकी रूटीन है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। उसको जब पैसे आते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? डिबेंचर्स में। जब पैसे आते हैं डिबेंचर, जब पैसे आते हैं डिबेंचर, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको रखता है FVTPL में। चाहे FVTPL उसने ट्रेडिंग के लिए रखा हो, FVTPL में जाए, चाहे उससे इनिशियल रिकग्निशन के वक्त पूछ लिया गया हो कि आपका क्या दिल करता है, तो उसने कहा भाई मुझे तो FVTPL पसंद है, तो इनिशियल रिकग्निशन के वक्त वो चाहे होल्ड टिल मैच्योरिटी भी करता है इन्वेस्टमेंट्स को, या FVTOCI वाली नेचर की थी, होल्ड एंड सेल भी करता है, तो इनिशियली उससे पूछ के उसकी मर्जी हो तो उसको FVTPL पे रखा जा सकता है। इसलिए FVTPL को देखते ही ट्रेडिंग ना कह दिया करो, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात कहाँ पे चल रही है? अदील रेगुलरली डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उनको FVTPL पे रखता है। कोई से भी हो सकते हैं, तीनों में चल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इतनी को आदत पड़ी हुई है, इतनी को आदत पड़ी हुई है डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने की, कि जो कभी अपने पास पैसे ना पड़े हो तो कहीं से लोन लेकर भी डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देता है। आपको कोई चीज़ खरीदनी हो, आपके पास पैसे ना हो, तो कभी कभी आप ऐसा करते हैं ना कि दोस्त से, घर वालों से पैसे पकड़े और वो चीज़ खरीद ली, और बाद में फिर उसको वापस कर दिए पैसे जहाँ से उठाए होते हैं, अगर दोस्त ना हो तो। अच्छा, दोस्त को भी कर देने चाहिए, क्योंकि अल्लाह को तो बहरहाल जवाब देना ही है आपने जाके। दोस्त वाले माफ थोड़े ही हो जाते हैं, दोस्त वाले बैड डेट हो जाते हैं। अच्छा, तो अदील लिमिटेड रेगुलरली खरीदता है, डिबेंचर्स खरीदता है, आदत है उसको ये रेगुलरली खरीदने की, और उनको रखता है FVTPL पे। इतना आदी मुजरिम हो चुका है कि अगर इसको कभी ना पैसे अवेलेबल हों और डिबेंचर को इसको नज़र आ जाए चलता फिरता, कुर्बानी के दिन है, मंडी में जाए, अच्छा डिबेंचर नज़र आ जाए, इसके पास अपने पैसे नहीं भी हैं, तो ये कहीं से पकड़ के भी वो डिबेंचर खरीदेगा ज़रूर, ये कह रहा है वो आगे, ठीक है। वो कहता है ऑन 1 जनवरी 18 अदील इशूड डिबेंचर्स। अदील इश्यूड डिबेंचर का मतलब क्या है? इसने लोन लिया। क्यों लिया जी लोन? एट नॉमिनल प्राइस टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन एसेट। समझ आई बात की? कि वो इतना आदी मुजरिम हो चुका है कि उसको इन्वेस्टमेंट नजर आ गई, डिबेंचर नजर आ गया, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, उसने जाके किसी और से पकड़े पैसे और जाके वो डिबेंचर खरीद लिए। अब मामला क्या हुआ पड़ा है? मामला ये हुआ पड़ा है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी, अभी पढ़ाता हूं वहां जाके। फाइनेंशियल लायबिलिटी में सिर्फ 2 ही मॉडल्स हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट और दूसरा FVTPL, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? हाँ जी, अभी बताता हूँ। FVTPL में, ये लायबिलिटी में डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? हमेशा हर कोई खामोशी के केस के अंदर क्या होता है? लोन जैसे आज तक देखते आए हैं, ज़्यादातर तो लोन वैसे ही, लोन कभी, ये क्यों तकलीफ इतनी चल रही है आपको? दूसरा दिन है, क्यों आज मैं दूसरा दिन लगा दिया? क्योंकि आपको ये बात हजम ही नहीं हो रही है, लोन की फेयर वैल्यू, लोन की फेयर वैल्यू, लोन की फेयर वैल्यू, और दूसरी तरफ वही लोन एक ने दिया हुआ है,
उसकी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपको कोई टेंशन नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू तो क्या है, लेकिन यहां पे लोन की फेयर वैल्यू, ये कैसे हो सकता है? तो जिसने लोन लिया हुआ है उसकी फेयर वैल्यू कोई नहीं है, जिसने लोन दिया हुआ है उसकी फेयर वैल्यू है। ओ भाई, एक की किताबों में ऐसे, दूसरी किताबों में लायबिलिटी, वही चीज ही है ना, वही डिवेंचर है। तो आपको हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि आज तक इसकी आदत ही नहीं थी हमें। लायबिलिटीज जब कभी देखी वो मोटाइज कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट मॉडल पे होती हैं, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट कैटेगरी ही क्या है, कॉस्ट। डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट, जो हमने सीखी थी, जो ज़्यादा अच्छी भी लगी थी हमें, वो पसंद भी आई थी, वो इजी भी लगी थी, ठीक है ना। ये तो कल से खप रहे हैं, इतनी मुश्किल से ऊंट को रिक्शे में बिठाया है, आपको समझाया है, हाँ आपको समझाना, फाइनेंशियल लायबिलिटी ऊंट को रिक्शे में बिठाना था, तो अभी फिलहाल बिठा दिया है, ठीक है। अब बस इसको ज़रा बिठा ही रखना, ठीक है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के केस में भाई डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इसने जो ये लोन लिया है, अगर ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, एफईटीपीएल कब लगाना है, ओनली व्हेन ट्रेडिंग पर्पस हो। अगर ट्रेडिंग पर्पस नहीं है तो फिर इधर नहीं जा सकते, फिर इधर नहीं जा सकते, सादा बात, ठीक है। अब नजर भी आ रहा है लोन इन्होंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो नहीं लिया वो, ठीक है। लोन तो इसने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेता, इन्वेस्टमेंट है शायद ट्रेडिंग पर्पस के लिए, लोन तो इसने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए लिया है। अब डिफॉल्ट कैटेगरी किस तरफ लेके जा रही है इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को, अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन इसने इस फाइनेंशियल लायबिलिटी से खरीदा क्या है, फाइनेंशियल एसेट, क्या, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। इसके अंदर आपको पता है तीन मॉडल्स हैं, ठीक है। इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट भी था, इसमें एफवीटी ओसीआई भी है, और इसमें एफवीटीपीएल भी है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि ट्रेडिंग वाली नहीं है, तो किस तरफ लेके जा रहा है स्टैंडर्ड हमें, अमोर्टाइज कॉस्ट की तरफ। डिफॉल्ट कैटेगरी जो वही है, ट्रेडिंग नहीं है तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट भाई, ट्रेडिंग नहीं है तो फिर, और ट्रेडिंग होती नहीं है नॉर्मली, देखा ना, बहुत कम होती है, तो ट्रेडिंग नहीं है तो अमोर्टाइज कॉस्ट। अब आईएफआरएस 9 लेके जा रहा था उधर, हमने कहा आईएफआरएस 9 रुको, एक सवाल है, सवाल ये है कि ये लायबिलिटी हमने और नहीं सिर्फ इस एसेट को खरीदने के लिए इनकर की है, ली है। अब ये लायबिलिटी जिस मकसद के लिए ली है वो मकसद दूसरी तरफ एफईटीपीएल में पड़ा है। तो इस तरह से तो एक तरफ ये एफईटीपीएल है जिस मकसद, जो मकसद है, और जिस मकसद के लिए लायबिलिटी ली है वो लायबिलिटी जो है वो इधर आ जाए, तो ये तो एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक मिसमैच हो जाएगा। तो क्या करें, तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपने एक फाइनेंशियल लायबिलिटी ली है कि उससे फाइनेंशियल एसेट खरीद सकें, और वो फाइनेंशियल एसेट आपका एफईटीपीएल में पड़ा है, तो फिर मिसमैच रिमूव करने के लिए इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी एफईटीपीएल पे रख लो, ठीक है। इस बात को जरा पढ़ लेते हैं आप। कौन सा सफे पे है, कौन सा 420, मैंने कहा आप लोगों का नंबर। इधर देखो, पहले इसको पढ़ें, पेज 620 के एंड पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग मिसमैच, उर्दू में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ आएगा, मैसेज वाली इंग्लिश। हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करने हैं, और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं। हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, क्यों किए हैं, पैसे आए तो डिबेंचर्स बाय करें। तो हमने कुछ डिबेंचर्स खरीदने हैं, और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है। फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिबेंचर्स, अंग्रेजी बीच में आई, ठीक है। और इश्यूड डिबेंचर्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, आगे नहीं पढ़ना, यहां तक पढ़ो, ये बात समझ आई। हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करने, और हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं ऑलरेडी,
और ये इश्यूड डिबेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकते हैं, यानी आने चाहिए थे, लेकिन विचली गल की है, हमने जो डिबेंचर्स बाय करने हैं वो रखने हैं एफवीटीपीएल पे। ठीक है जी, तो फिर क्या कर लें, इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी क्या कर लेंगे, एफवीटीपीएल पे रख लेंगे, क्योंकि हम इस मिसमैच को रिमूव करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्लियर ज़्यादा उधर हो गया जुमला, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जुमला दोबारा, कि आपने बाय करने हैं डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट करना है, ठीक है। और ये आपने बाय किए करने हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अब ट्रेडिंग पर्पस है तो आपको पता है ये एफवीटीपीएल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने कुछ इशू किए हुए हैं इसी के लिए, मकसद क्या है, इसी को ख़रीदना, ठीक है। तो इशू किए हुए हैं आपने कुछ डिबेंचर्स। अब ये कैश डेबिट फाइनेंशियल डिबेंचर ही लिख दूँ, चलो डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिबेंचर पेएबल, अच्छा नहीं लगता ज़रा, ठीक है, ये क्रेडिट हुआ पड़ा है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि अब ये इशू करके जो कैश आया है, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इशू करके जो कैश आया है, इससे हमने ये डिबेंचर्स खरीदने हैं और वो डिबेंचर्स हमने रखने हैं एफवीटीपीएल पे। तो फिर इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को हम छोड़ देते हैं और हम इसको भी किस पे रख लेते हैं, एफवीटीपीएल। ये नोट कर लें। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स का, उसके बाद एक पास पेपर करके फिर कंसोलिडेशन शुरू करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आपको याद होगा, वो बस थोड़ा सा रिवाइज करवाना है ज़रा, रिडीमेबल इरिडीमेबल भूलने ना गए हो। तो अगर आपने नोट कर लिया तो बॉडी मिटा दो यार, वेले बैठे हुए। पानी तो आपने नहीं पूछना होता, जाओ जाओ जो वो काम कर लो, पानी पिला देगा। पार्ट 2 कर लें, 10 मिनट तक शुरू कर लें। जज़ाकल्लाह भाई, जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लूँगा फिर कर लेंगे। अगर क्या अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा होता तो फिर कोई मिसमैच था, फिर उसको भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते, ठीक है। तो फिर ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही होता है, उसमें भी अमोर्टाइज कॉस्ट तो आती है ना तकरीबन एक हद तक, बस ठीक है, क्या हो सकता है। अच्छा जी सुने, अब ये बात ज़रा पूरी कर लें। फाइनेंशियल लायबिलिटी, वी इशू डिबेंचर्स, लोन नोट, TFCs, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वी रेज लोन, लोन लिया है, ओके, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर तो ये एफवीटीपीएल पे रखना है, ठीक है, क्यों कि ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, या इसकी वजह से हमने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है, तो फिर रख लो, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि ना तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है और ना मिसमैच रिड्यूस करने के लिए है, कम नहीं होगा तो तुम्हारे वाली एग्जांपल में रिड्यूस तो हो जाएगा ना, PTOCI पे है तो यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट से कुछ करीब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हमारा मकसद शायद 100% कम ना भी हो सके, फिर लोन की अमाउंट भी तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बहरहाल छोड़ें, वो कह रहा है फाइनेंशियल लायबिलिटी को अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए ख़रीदा है, लिया हुआ लोन, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, या आप अकाउंटिंग मिसमैच को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप इसको एफवीटीपीएल पे रखें। और अगर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को इन दोनों कामों के लिए नहीं इस्तेमाल किया, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा हुआ, जब अकाउंटिंग मिसमैच वाला मसला नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे इसको रखना, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, एफवीटीपीएल मॉडल इज इररिवोकेबल डेजिग्नेशन, अगर कर लिया एफवीटीपीएल पे इलेक्ट एक बार अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए, तो फिर वापसी नहीं है। तो बस ध्यान से बैठ के आज देख लेना,
शेयर्स आए थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर शॉर्ट टर्म है तो FVTPL, लॉन्ग टर्म है तो FVTOCI। उसमें इररिवोकेबल इलेक्शन क्या था? FVTOCI, और FVTPL डिफॉल्ट था। ये बस 2-3 बार जब एक दफ़ा बैठ के देखोगे ना तो ये जहन में बैठ जाएंगे। आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर किया। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के अंदर 3 आ गए थे। टिल मेच्योरिटी होल्ड करना है तो अमोर्टाइज कॉस्ट, होल्ड करना है लेकिन बेच भी सकते हो FVTOCI, मकसदी बेचना है FVTPL। ये तो मकासद हो गए, लेकिन इनके अंदर भी पहले दोनों में भी इररिवोकेबल इलेक्शन था, FVTPL में चले जाओ। ठीक है। तीसरा आया फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी के फिर 2 मॉडल्स हैं। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी हुई है या आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं अकाउंटिंग मिसमैच, तो इररिवोकेबली इलेक्ट कर सकते हैं, FVTPL में जा सकते हैं। ठीक है। बाकी ये बात तो हमने कल पढ़ ली थी, पता नहीं इसको क्यों ब्लैक किया हुआ है। अच्छा हाँ चलो, ये तो कल ब्लैक है ना, फिर समझ लिया था बाद में। तो एक नज़र से जल्दी से इसको देखें, ज़रा रिवाइज हो जाए। तो ये टेबल्स हैं, बस ये टेबल्स में समझ लें आपकी जान है। अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, आपके सामने समरी, सारा कुछ आ गया। इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 2 सफ़ों पे समरी सारी कुछ आ गई ये। ठीक है। बीच में छोटी छोटी चीज़ें आ गई, ज़रा एग्जाम फोकस पॉइंट आ गए थे। ठीक है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी एक सफ़े। तो इनको जब आप रिवाइज़ करोगे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज है। ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 मॉडल्स हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट है तो रिकॉर्ड करेंगे इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्टेड फ्रॉम लोन प्रोसीड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव रेट पे कैलकुलेट होगा और डेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे नज़र आएगा बैलेंस शीट में। अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है? बैलेंस वाला कॉलम। ठीक है। और अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन विल बी मेड। FVTPL में आए तो FVTPL में फेयर वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कूपन रेट पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करके। डेट लायबिलिटी सिर्फ फेयर वैल्यू पे लेकर जाते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट पे नजर आती है, और गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं। इतनी बात तो हमें पता थी, नहीं क्या थे कि, लेकिन ज़रा ध्यान करो, गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने से पहले देख लो अपनी क्रेडिट रेटिंग के चेंज की वजह से जो गेन लॉस है वो OCI में लेके जाना है, उसके लिए उसूल लिखवा दिया। तो ये लाइन यहाँ पे कल छुपाई थी, तो फिर बाद में यहाँ पे इसको ओपन करना भूल गए थे, लेकिन हमने सवाल कर लिया था। ठीक है। और अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन नहीं होगी, बस हम T अकाउंट बनाएंगे। तो कंफर्टेबल हो गए आप इस टॉपिक के अंदर, इसमें कुछ भी नहीं बचा अब। जी स्टूडेंट जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में हर तरह के डिबेंचर्स होंगे। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिबेंचर्स के बारे में है, तो आप इररिवोकेबल इलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप डिबेंचर्स को FVTPL में ही रखा करेंगे। जी फिर उसी में ही आएगा। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी हमने पढ़ लिया है। अभी इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे अगर चेंज करना चाहो तो क्या ये मुमकिन ही नहीं है? मुमकिन होता है, लेकिन वो फिर पता नहीं क्या कुछ होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आ गया, ये क्या करना पड़ा। अच्छा, जो दूसरा सफ़र था, जैसे हमने कहा था FVTPL या FVTOCI में से शेयर्स पे आप इररिवोकेबली इलेक्ट कर सकते हो, FVTOCI वापसी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप ये कहो अच्छा FVTPL में थे, बाद में ख्याल आया FVTOCI में चले जाएंगे, फिर तो हो सकता है वो भी कोई रिक्लासिफिकेशन हो। हमारे सिलेबस में तो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आखिरी साल कोई नहीं है, बेचना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए रिलैक्स रहें, ऑलरेडी काफ़ी पढ़ लिया आपने इसको। ठीक है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। छोड़ें, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर ऊपर लिखा हुआ था, हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम सुना हुआ है? प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों 2 तरह के होते हैं। वैसे तो बचपन की बात है, लेकिन चलो EPS के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा दिए जाते हैं नॉर्मली, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। ठीक है। आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी है, इक्विटी में आपका
शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड, अच्छा जी ये लो भाई, शेयर प्रीमियम होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। उसके बाद आपकी लायाबिलिटीज़ हैं, जिनके अंदर आपके मिसाल के तौर पे आपका बैंक लोन पड़े हुए हैं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपकी का प्रॉफिट एंड लॉस है, उस ये मैं नहीं बना रहा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका डिविडेंड तो नहीं आता ना, इंटरेस्ट आएगा लोन का। मैं कहता हूँ लेट से कि इस लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट है, तो ये कहाँ जाएगा इंटरेस्ट? फाइनेंस कॉस्ट में, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ शेयर कैपिटल पे, वैसे तो ये शेयर कैपिटल के ऊपर जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट देखते हुए, ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले ये लोग होते हैं ना, तो प्रॉफिट देखते हुए इनको 50% भी मिल सकता है, मिलने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये तो फिक्स नहीं होता, लेकिन ये जब भी होगा ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे जाके होगा? ये डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की कि जी इसके अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके अंदर हमारे पास आया करता है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बैंक लोन्स, ठीक है ना, यही 12% वाला, ठीक है। अच्छा जी, ये एक्सपेंस। उसके बाद अगली चीज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें आपको पता है जो दो चार आई चीज़ें वो तो लिख लें। शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, फिलहाल तो ये तीन ही हैं, ठीक है। अब अगर शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्डर्स जो हैं उनको कोई डिविडेंड बांटना हो, तो आपको पता है वो डिविडेंड यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। लेट्स से इनको हमने कोई भी आप परसेंटेज 22% जो नज़र ही ना आ रही हो सामने कहीं दे दिए, बस मर्जी जितनी। तो ये बात हमने बहुत बचपन में पढ़ी होती है, फिर थोड़ा बचपन से बड़े होते हैं तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट एफआईआर में पढ़ा जाता है, वो रिवाइज करने लगे, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये इक्विटी है, ये लायबिलिटीज़ है। इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, लायबिलिटी वालों को इंटरेस्ट, ये दोनों इन्वेस्टर हैं बेसिकली। ये बैंकों ने पैसा लगाया हुआ है लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है नॉर्मली ये, ठीक है ना जी। ये डेट इन्वेस्टमेंट, ये डेट फाइनेंस है हमारा, हमने ये फाइनेंस लोगों से, बैंकों से उधार लिया हुआ है, इनको ये इंटरेस्ट पे करते हैं, और ये ओनर्स से पैसा लिया हुआ है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स से, ठीक है, इनको डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। तो ये इक्विटी, ये डेट। इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस होता है, डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट होता है, ठीक हो गया। अगली बात, पैसों की मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, और ललचाने के लिए उन्हें कहा आपको हम प्रेफरेंस देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, ऐसे लिखूं ज़रा, ऐसे ऊपर वाले को भी ऐसे ही लिख देता हूँ ना, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ये कौन से हैं? प्रेफरेंस। तो ये कौन से हैं? प्रेफरेंस, बाद में वो मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये कौन से हैं फिर? ये मैंगो हैं, आम, ऑर्डिनरी, ठीक है। और ये कौन से हैं? प्रेफर्ड, ठीक है। अच्छा, अगली बात, इसके ऊपर भी रेट फिक्स कर दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है जी आपको हम जो है वो, अब बैंक से लोन लेते हैं तो वो 12% पे दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है बैंक ना लोन दे रहे हो मज़ीद, तो उन्होंने कह दिया हो यार आपको हम 10% दे देंगे, आप हमें दे दें, डिविडेंड आपको लाजमी मिलेगा 10%। तो उन्होंने कहा, ठहर जाओ, उन्होंने कहा क्या ये वापस करोगे पैसे 10 साल, 5 साल, 6 साल बाद? हमने कहा नहीं, ये शेयर कैपिटल है, आपको नहीं पता इक्विटी का रूल क्या है, ये कोई नहीं मिलेंगे, ये क्या है? इररिडीमेबल,
तो इसका मतलब ये भी इक्विटी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया कि एक तो फिक्स अमाउंट हो गई, भाई ज़्यादा नहीं कम है, बस मैंने इशू करने थे कर दिए, बस ठीक है, आप ना लें ये वाले, आपको अगर मसला है तो कम है ज़्यादा है। कोई ऐसे रेट जो जहन में है लिख दिए, कहते हैं कम नहीं है 10%। मार्केट रेट किसने कहा नीचे है? हो सकता है इस बैंक ने हमें जो है वो दाल लगाया और महंगा दे दिया, उस वक्त हम मजबूर हों। ये कौन सा कहाँ लिखा हो ये मार्केट रेट है यार? बस ठीक है, ये हो सकता है 10 साल पहले लोन लिया, उस वक्त 12% पे लिया, वो आज जो इतने में लोन मिलता है ना, आज 8% पे मिल जाता उधर। कैसी बातें करते हो फजूल में। हाँ, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल मतलब पैसे ज़िंदगी में कंपनी के वापस नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेफर्ड। जाहिर सी बात है, अब इनको अगर ये फिक्स कर दिया है ना, मैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की तरफ नहीं जा रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। क्यूमुलेटिव होता है कि अगर अनाउंस हो या ना हो वो रिकॉर्ड होता है, और नॉन क्यूमुलेटिव जब अनाउंस हो तब उस तरफ ना जाएं, वो बिल्कुल ज़रूरत कोई नहीं है उसकी, ठीक है। वो बस FAR 1 में EPS में जो ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इधर सिर्फ इतनी सी बात, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ये कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ओवर व्हाट? प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड, प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड। डिविडेंड में प्रेफरेंस दे रहे हैं, वरना तो ये वाले प्रेफर्ड ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। वोट इनके पास होता है, अक्सर इनके पास नहीं होता। AGM ये अटेंड करते हैं, अक्सर ये अटेंड नहीं करते। फिर जब अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं तो इनको 50%, 60%, 70% दे दें इनको, क्योंकि ये रिस्क ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों इन्होंने लिया हुआ है? कंपनी जब बंद हो जाए ना नुकसान की सूरत में, तो सबसे पहले इनको पैसे, फिर एंड पे ये TT वाले डब्बे में खड़े होते हैं, कुछ बचा खुचा रेजिडुअल इंटरेस्ट इनको मिलता है, ठीक है। चलो, तो अब बहरहाल अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी हैं तो फिर इनकी कॉस्ट भी वहीं जाएगी जहां इक्विटी की कॉस्ट जा रही थी, यानी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डिविडेंड पहले ये डिविडेंड, इसको मैं यूं कर देता हूँ, ये पता नहीं कितना, लेकिन ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड किसका है? ये प्रेफरेंस वालों का है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। पहले ये डिविडेंड माइनस होगा, प्रॉफिट्स में से ये बटेगा, अगर कुछ बच गया तो वो ऑर्डिनरी वालों को बांटा जाएगा। इररिडीमेबल आर इक्विटी, तो इनकी कॉस्ट यानी डिविडेंड भी इक्विटी में जाएगा। फर्क क्या है? पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, फिर कुछ बच गया तो ऑर्डिनरी वालों को, ठीक है। डन? कोई मसला यहां तक कोई मसला? चलें आगे। कुछ और शेयर्स भी इशू किए, लेकिन वो शेयर हमने वापस कर देने, रिडीमेबल है, ठीक है। लेट्स से 13% ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इनके बारे में क्या कहा है कि ये रिडीमेबल हैं, वापसेबल हैं, वापसेबल यानी ये पैसे उन्होंने लिए हैं, कुछ समय बाद वापस कर देने हैं। तो ये तो लोन ही है, ये तो इक्विटी है ही नहीं, इसीलिए मैंने इसको लिखा ही कहाँ? लायबिलिटीज़ में। तो अगर रिडीमेबल वापस हो जाने वाले शेयर्स हैं तो वो क्या है? वो लोन ही है, ठीक है। तो अगर लोन है तो फिर इसकी कॉस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नज़र आएगी। नाम इसका डिविडेंड ही होगा, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड है ऑन रिडीमेबल हाँ यस, खुश हो जाओ तुसी हो लो खुश। तो लाइटें जलाएं जी। तो डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 13% वाला, ये PBT से पहले ही फाइनेंस कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है। तो इतनी बात बस अब याद रखनी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी हैं, तो इनका डिविडेंड भी वहीं जाएगा जहां इक्विटी वालों का डिविडेंड जाता है, बस इनको प्रेफरेंस दी जाएगी और रेट फिक्स होता है नॉर्मली, ठीक है। ओके, फिक्स रेट होता है इनका भी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर जस्ट लाइक लोन लायबिलिटी, तो इनकी कॉस्ट जो इनका डिविडेंड है
वो भी कहाँ जाएगा, जहाँ लाइबिलिटी की कॉस्ट जाती है, यानी फाइनेंस कॉस्ट। ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए आप लोगों को फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी नज़र आएंगे। यानी कि आप कह रहे होंगे फलां कंपनी इश्यूड प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल इन 5 ईयर्स, तो आप उसके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाली अकाउंटिंग लगा रहे होगे, इक्विटी वाली नहीं लगा रहे होगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर अ लाइबिलिटी, है ही लाइबिलिटी, तो इसके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही लगती है। ठीक है, नोट फरमाएं, पिक्चर मतलब ले लें। पार्ट 2 शुरू करना है, कर लें भाई, पार्ट 2 है। आमिर भाई ने पार्ट 2 शुरू करके ही छोड़ना है आज।